हाय एवरीवन। सो आज फिर हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आँख मिचौनी किसका चित्र है? ठीक है। ऑप्शन ए है गोया, दूसरा ऑप्शन है मोलाराम, तीसरा है हेमकवि और चौथा है केशव दास गाडगे और पांचवा है ए एंड बी दोनों। तो आँख मिचौनी जो चित्र है आपका फ्रांसिस गोया का भी है और मोलाराम का भी है। फ्रांसिस गोया आपको पता ही होगा, फ्रांसिस गोया ये आपके रोमांसवाद के हैं, ठीक है, जिसमें आपके देलाक्रा एंड आपके जेरी कार्ट, ठीक है, दोनों लोग थे। उसके बाद मोलाराम आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये जो मोलाराम है ये आपके गढ़वाल शैली के हैं। गढ़वाल शैली किसकी है? उपशैली पहाड़ी शैली की। पहाड़ी शैली जिसका टाइम पीरियड क्या रहा है? 17वीं से 19वीं के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग की ये शैली रही है, लघु चित्रण की। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। खंजनाकार आँख का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ी होगी राजस्थानी शैली कायदे से। तो उसमें आपको खंजनाकार, मीनाकार और परवल इस तरीके की आँखों का वर्णन है। और क्वेश्चन भी एक आता है कि राजस्थानी शैली को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो आँखों की विविधता के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो बेसिकली पूछा गया है खंजनाकार आँख का प्रयोग कहाँ किया गया है? जोधपुर में किया गया, किशनगढ़ में किया गया या कोटा, या इनमें से सभी में। तो जो खंजनाकार आँखों का प्रयोग किया गया है वो चारों शैलियों में किया गया है, तीनों शैलियों में किया गया है, जोधपुर में भी, किशनगढ़ में भी, कोटा में भी। इसके अलावा आपकी मीनाकारी आँखें भी यूज हुई हैं। मीनाकारी कहाँ यूज हुई हैं? तो वो हुई हैं जयपुर में और मेवाड़ में, ठीक है। इसके अलावा परवल के बारे में भी मैंने बताया, परवल जैसी आँखें जो हैं, परवल वो आपकी इस्तेमाल हुई हैं बूंदी में, ठीक है। बूंदी शैली में परवल तरीके की आँखें यूज हुई हैं। दूसरी बात, जैसे कि राजस्थानी शैली में कई 4 भागों में डिवाइडेड है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हड़ौती, ठीक है। तो जोधपुर जो क्षेत्र है हमारा ये आता है मारवाड़, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1458 में राव जोधा जी। उसके बाद किशनगढ़ की बात करें अगर, तो किशनगढ़ की स्थापना 1609 से 11 के मध्य आपके किशन सिंह ने की थी, ठीक है, किशन सिंह। कोटा की बात करें तो 1625 में आपकी इसकी स्थापना हुई और 1952 में टीजी गेयर एंडरसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन डिफेक्ट होते हैं यहाँ से कि कौन किस शैली का चरमोत्कर्ष रहा है। तो जोधपुर जो शैली है इसके जो चरमोत्कर्ष में रहे हैं किनके शासनकाल में रहा है? तो मानसिंह के शासनकाल में चरमोत्कर्ष रहा है। जबकि किशनगढ़ शैली आपको पता ही होगा कि स्थापना तो किशन सिंह ने की है लेकिन चरमोत्कर्ष सावंत सिंह के समय रहा है, ठीक है। और कोटा में उम्मेद सिंह, ये तो कई बार क्वेश्चन आया भी है आपका, उम्मेद सिंह के समय में इसका चरमोत्कर्ष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राजस्थानी की प्रांतीय मुगल शैली किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अजमेर। तो आपकी जो प्रांतीय मुगल शैली का है तो उसको बीकानेर को माना जाएगा, ठीक है। बीकानेर वही शैली है जिसका स्थापना 1488 में राव बीका जी ने की थी। और इसकी खोज किसने की है? तो 1916-17 टेसी टोरी ने की। और 1916-17 से हम एक चीज़ को और कनेक्ट कर सकते हैं, धनराज भगत और शंखो चौधरी का जन्म। तो 1916 में आपके शंखो चौधरी का जन्म हुआ था, शंखो चौधरी जो मूर्तिकार हैं, और 1917 में आपके धनराज भगत का जन्म हुआ था। इस चीज़ से भी हम इसको याद कर सकते हैं, करेक्ट है। उसके अलावा जैसे कि उदयपुर है, ये आपका मेवाड़ का क्षेत्र है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उदयपुर जो है मेवाड़ का क्षेत्र है। बीकानेर आपका मारवाड़ का क्षेत्र है,
ठीक है। जयपुर जो है वो ढूंढार का क्षेत्र है, और अजमेर जो है ये भी मारवाड़ का ही क्षेत्र है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक उपयोग कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है नागौर, दूसरा है नाथद्वारा, तीसरा है मेवाड़, और चौथा है अलवर शैली। तो बुझे हुए रंगों का कहाँ उपयोग हुआ है? तो नागौर में हुआ है। नागौर शैली में आपकी बुझे हुए रंगों का इस्तेमाल हुआ है, और यहीं पर इसी नागौर शैली में ही वृद्धों के भी चित्र बनाए गए हैं, वृद्धों के अच्छे चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ का एक चित्रकार था गंगाराम, जिसने ठाकुर इंदर सिंह का व्यक्ति चित्र बनाया है। व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट, ठीक है। अगला आ जाते हैं, कृष्ण आठ गोपियों हाथी के रूप में किस शैली में चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन ए है कृष्ण आठ गोपी, एक बार समझिएगा, कृष्ण जो है आठ गोपियां हाथी के रूप में चित्रण हुआ है जिसमें, ठीक है। पहला ऑप्शन है शेखावटी, दूसरा है उनियारा, जयपुर, देवगढ़। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेखावटी। शेखावटी किसकी उपशैली है? तो ये है आपकी ढूंढार की। ढूंढार में कौन सा वंश चला था? कछवाहा वंश चला था, ठीक है। इसके अंदर और कौन कौन सी आ जाती हैं? जयपुर है, अलवर है, उसके अलावा उनियारा है, और शेखावटी तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद उनियारा और शेखावटी तो आपको पता ही चल गया कि ये आपकी ढूंढार शैली की हैं। जो जयपुर है ये भी उसी की आ गई। जयपुर भी ढूंढार शैली की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1727 में। इसका जो चरमोत्कर्ष रहा है सवाई प्रताप सिंह के समय, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय रहा है। और देवगढ़ जो है ये आपकी मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। मेवाड़ शैली में कौन सा वंश रहा है? सिसोदिया। और होल राजस्थानी का जो टाइम रहा है वो 16वीं से 19वीं सदी के टाइम पीरियड में रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1920 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किसने बनाई? असित कुमार हल्दर ने, नंदलाल बोस ने, मुकुल चंद डे ने, के वेंकटप्पा ने। तो 1920 में जो प्रतिलिपियां बनाई हैं वो मुकुल चंद डे ने बनाई हैं, ठीक है, जिनका जो कि बंगाल शैली के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? बंगाल शैली के। जिनका जन्म 1895 में हुआ, निधन 1989 में हुआ। इन्होंने अजंता और बाघ दोनों जगह का मतलब उन्होंने देखा। बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की, लेकिन अजंता और बाघ को दोनों को देखा था। इसी पे एक उन्होंने पुस्तक लिखी, द पिलग्रिम्स ऑफ अजंता एंड बाघ, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बारी पिन कर देना कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, तो मैं आपको वहाँ पे एक बारी क्लैरिफाई भी कर दूंगा। वैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को क्लियरली आ गया होगा, और जो लिखने का प्रॉब्लम है ये 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं हाथ का यूज़ कर रहा हूँ, और 1-2 दिन में पेन वगैरह आ जाएगा तो फिर मैं और अच्छे से आपको लिख के दिखा दूँगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज़, इन सब चीज़ों के अलावा भी और चीज़ मैं बता देता हूँ। मुकुल चंडे की एक है पुस्तक और है, माई फर्स्ट टीचिंग, ठीक है, माई फर्स्ट टीचिंग। और इनका एक बहुत फेमस चित्र है तर्पण, ये पूछा भी गया कई एग्जाम्स में, ठीक है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो हैं आपके असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और के वेंकटप्पा ने तीनों ने मिलकर एक जगह की प्रतिलिपियां बनाई थी, वो है 1909 से 1911 के मध्य अजंता की, ठीक है। अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करी थी, और किसकी अध्यक्षता में? हैरिंगम, लेडी हैरिंगम की,
ओके। और नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ने भी प्रतिलिपियां कहीं इन दोनों ने मिलकर एक जगह तैयार की थी, ठीक है। तो वो बाघ की ही की थी 1921 में, 1921 में की थी, जो कि गुजरी महल संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें असित कुमार हल्दर ने अजंता की भी बनाई, बाघ की भी बनाई और जोगी मारा की भी बनाई। तो जोगी मारा कब बनाई असित कुमार हल्दर ने? 1914 में। किसके साथ मिलकर? समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर, ठीक है। तो असित कुमार हल्दर ने बाघ, अजंता और जोगी मारा तीनों की बनाई है। नंदलाल बोस ने आपकी बाघ की भी बनाई, अजंता की बनाई। वेंकटप्पा ने असित कुमार और नंदलाल बोस के साथ मिल करके कहाँ की बनाई? अजंता की बनाई। और मुकुल चंडे ने आपकी बाघ की बनाई हुई है, ठीक है। और इनके में थोड़ा सा समय काल भी बता देता हूँ। असित कुमार हल्दर, जिनका जन्म 1890 और 1964 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। नंदलाल बोस 1882-83 बोला जाता है, इनका निधन जो हुआ है 1966 में हुआ है। मुकुल चंडे का मैंने आपको बता ही दिया 1895 और 1989। जो वेंकटप्पा साहब हैं, इनका जन्म हुआ था 1887 और 1965 में, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक है, ठीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, हाथी है, चक्र है, पीपल है या घोड़ा है? तो जो गृह त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है, ठीक है। हाथी आपका जो है ये आपके गर्भ में आने का प्रतीक है, गर्भ में आने का प्रतीक है, ठीक है। चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। और घोड़ा आपका क्या हुआ? गृह त्याग का। क्लियर है? अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन है आपके वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती या कुशीनगर। तो जो पहले तो ये समझेंगे कि उपदेश दे कहाँ पहला दिया था, कैसे दिया था, क्या था, वो मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया इन्होंने। सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए। और कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, अजंता की सबसे बड़ी चैत्य गुफा। पहली बात तो हम लोग ये समझ लेते हैं चैत्य होता क्या है। तो बेसिकली जो ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं अजंता में, तो वो दो तरीके से विभाजित हैं। एक चैत्य जो आपने अभी पढ़ा, दूसरी है विहार। चैत्य को हम कहते हैं पूजा गृह, ठीक है। विहार निवास स्थान। आपकी जो अजंता है, पहली बात तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। चैत्य और विहार दो भागों में विभाजित है। अब जो अजंता में गुफाएं कितनी हैं? कुल 30 गुफाएं हैं। सॉरी, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, ठीक है। 30 जितनी भी गुफाएं हैं सारी की सारी बौद्ध धर्म से। अब उसमें से कुछ चैत्य भी होंगी, कुछ विहार भी होंगी। तो चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं? इधर देख लीजिए, 9 है, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 19, गुफा नंबर 26, गुफा नंबर 29। गुफा नंबर 9, 10, 19, 26, कुल टोटल कितनी हुई? 5 गुफाएं। ये 5 गुफाएं आपकी चैत्य हैं।
और जितनी बाकी बची, कुल 30 थी, 5 आपकी चैत्य हो गई, तो 25 हो गई आपकी विहार गुफा। ठीक है, विहार गुफाएं हो गई आपकी 25। अब इसमें से बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित है, महायान और हीनयान। तो हीनयान से हम पहले समझ लेते हैं हीनयान की कौन सी गुफाएं हैं। तो गुफा नंबर 8 से लेकर के 13 तक आपकी हीनयान है, और महायान कितनी है, कुल 25 हैं, क्योंकि 9 नंबर गुफा जो है वो हीनयान और महायान दोनों शाखाओं से संबंध रखती है। क्लियर है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी, अब हम आपको बता देते हैं कि ये कौन सी गुफा सबसे बड़ी चैत्य है। तो देखो 9, 10, 19, 26 आपने देख ही लिया है, 9, 10, 19, 26 और 29। ठीक है, सॉरी 29। तो इसमें से आपकी 10 और 29 ही हैं, 10 और 29। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफा नंबर 29। और जो सबसे बड़ी विहार गुफा है वो होगी गुफा नंबर 4 विहार। जो गुफा नंबर 10 है ये सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है, प्राचीन चित्रित गुफा। ठीक है, और गुफा नंबर 1 जो है सबसे नवीन एवं अलंकृत है, अलंकृत। ठीक है, इनके हम टाइम पीरियड भी करंटली इनमें से 6 गुफाओं में ही चित्र पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ठीक है, गुफा नंबर 1 और 2 नवीन हैं, गुफा नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी हैं, गुफा नंबर 16 और 17 मध्य की हैं। अब हम टाइम पीरियड एक बार देख लेते हैं। 200 से 200 BC से लेकर के 300 AD, ये आपका टाइम पीरियड है गुफा नंबर 9 और 10 का। फिर आ जाते हैं, हम एरो बना दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, गुफा नंबर 16 और 17 का। तो 350 AD से लेकर के 450 और 500 AD आपका टाइम पीरियड है गुफा नंबर 16 और 17 का। गुफा नंबर 1 और 2 का आपका 500 AD से लेकर के 628 AD तक। तो जो कुल टोटल टाइम पीरियड क्या हो गया, 200 BC से लेकर के 628 AD। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस गुफा को आलेखनों की खान या केश विन्यास की खान कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, किस गुफा को आलेखनों की खान या केश विन्यास की खान कहते हैं। तो गुफा सिंगरिया गुफा को कहते हैं, या अजंता गुफा को कहते हैं, या एलिफेंटा गुफा को कहते हैं, या बाघ गुफा को कहते हैं। तो आलेखनों की खान जिसको बोला जाता है उसको अजंता को बोला जाता है। ठीक है, अजंता वही गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक है, जिसको 1819 में जॉन स्मिथ ने खोजा था। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी प्रतिलिपियां मेजर गिल ने बनाई थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ 30 गुफाएं हैं, यह हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता ही दिया, उसके बारे में डिटेल भी दे दी है। ठीक है, और भी ऑप्शंस को हम थोड़ा सा इलेबरेट कर लेते हैं। सिंगरिया जो गुफा है हमारी वो श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका में है, धातु सेन ने बनवाया था और कश्यप ने चित्रित करवाया। क्या टाइम पीरियड है, 416 से लेकर के 466। ठीक है, अगली आ जाते हैं एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा जो है आपकी वो किस टाइम पीरियड की रहेगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। जो एलिफेंटा गुफा है, पहली बात तो ये पाई कहाँ जाती है, तो ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही, गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील, लगभग 6 मील की दूरी पर धारापुरी टापू है।
धारापुरी टापू, ठीक है, जो कि 8वीं से 11वीं के टाइम पीरियड की है, ठीक है, राष्ट्रकूट काल की। कभी कभी अगर ऑप्शन में राष्ट्रकूट नहीं आता है तो हम कलचुरी को भी मानते हैं। क्लियर है। अगली आ जाते हैं बाघ गुफा। बाघ गुफा का जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, ठीक है, बट जो एक टाइम पीरियड है इसका 416 से लेकर के 466, ठीक है, 416 से लेकर के 466 का। सॉरी, मैंने सिंगरिया का जो टाइम पीरियड बताया था तो वो मैंने बाघ का बता दिया था गलती से। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा सिंगरिया का 479 से लेकर के 497। सिंगरिया का जो टाइम पीरियड है वो 479 से लेकर के 497 का है। और बाघ का जो टाइम पीरियड है उसमें काफ़ी मतभेद है। जैसे 416 और 466 जो टाइम पीरियड है ये 1929 में, ठीक है, 1929 में सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार है, सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार। इसके अलावा इस विंसेंट स्मिथ ने भी इसका टाइम पीरियड बताया, वो बताया 626 से 628 का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को याद कर लेते हैं। इसके अलावा और भी हैं बट जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो इन दोनों को याद करके चलेंगे और करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाघ के बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पे कुल 9 गुफाएं थी, ठीक है। वर्तमान में 6 गुफाओं के ही साक्ष्य मिलते हैं। वो गुफाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। ग्रह गुफा, ठीक है, उसके बाद पंच पांडु, हाथी खाना, ठीक है, रंग महल और पाठशाला, और आखिरी है शिक्षकों का निवास स्थान। क्लियर है। तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ये सीक्वेंस पूछता है। तो पहली कौन सी होगी? ग्रह गुफा, दूसरी हो गई पंचपांडु, तीसरी हो गई हाथीखाना, चौथी हो गई रंगमहल, पांचवी हो गई पाठशाला और छठी हो गई शिक्षकों का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय चित्रकला की आत्मा किसको कहा जाता है? ठीक है, भारतीय चित्रकला की आत्मा धर्म को कहा जाता है, भाव को कहा जाता है, रेखा को कहा जाता है, काम को कहा जाता है। तो हम एक चीज को समझेंगे कि भारतीय चित्रकला की जो आत्मा है वो भाव को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय चित्रकला की आत्मा भाव को कहा जाता है। और जो भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान है, ठीक है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान, भारतीय चित्रकला आपकी रेखा प्रधान हो गई। और भारतीय चित्रकला की आत्मा वो भाव को कहते हैं। और भारतीय कला वो रंग प्रधान है। जो कला है, केवल कला, भारतीय कला वो रंग प्रधान है। देखिएगा, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान, भारतीय कला रंग प्रधान, ठीक है। क्लियर हो गया? कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में भी बोल सकते हो। और इसके अलावा जो आपके धर्म है, तो भारतीय कला का स्वरूप, ठीक है, भारतीय कला का स्वरूप धर्म प्रधान है। ये आप लोग ना थोड़ा सा वर्डिंग का इसमें खेल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो धर्म है आपका, वो भारतीय कला का जो स्वरूप है वो धर्म प्रधान है। भारतीय चित्रकला की आत्मा किसको कहा जाता है? तो भाव को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, ठीक है। और भारतीय कला रंग प्रधान है। और भारतीय चित्रकला का स्वरूप कैसा है? काम है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, सिर को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 4, 12, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 16। तो सिर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगला आ जाते हैं, उत्तम मानव या आदर्श मानव को कितने ताल में रखा गया है? 8 ताल में, 12 ताल में, 9 ताल में या 5 ताल में, ठीक है। तो
9 ताल में रखा गया है आदर्श मानव को। पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है बालक, ठीक है, कुमार, आदर्श मानव, ठीक है। फिर आता है भयानक, ये निक को इग्नोर करिएगा, निक लिख के है मुझसे, ठीक है। भयानक और राक्षस। बालक को 5 ताल में, कुमार को या सामान्य मनुष्य को 8 ताल में, आदर्श मानव को 9 ताल में, भयानक को 12 ताल में और राक्षस को 16 ताल में रखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय शास्त्रीय शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय शास्त्रीय शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कि 2 प्रकार के, कि 6 प्रकार के, या 3 प्रकार के? तो इसको मैं थोड़ा सा साधारण भाषा में बता देता हूँ कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण वहीं से रिलेटेड है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रूपों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो ये 4 भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? रस्किन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, या आपके शैले का है, या अरस्तू का है? तो मैं थोड़ा सा आपको इसका पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। अरस्तू की कला जो है अनुकरणीय है, ठीक है। अरस्तू की कला अनुकरणीय है। अरस्तू, आ से अरस्तू, आ से अनुकरणीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। रस्किन ने बोला है कि कला भावों की अभिव्यक्ति है, ठीक है। कला मनुष्य के अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। दोनों में अंतर देखिएगा, रस्किन और रविन्द्रनाथ टैगोर। मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है, अभिव्यक्ति। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। बहुत माइनर सा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये किसका है? तो ये है आपका शैले का। राइट आंसर हो जाएगा इसका शैले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? 350 या 86 या 72 या 64? पहले चारों ऑप्शन को हम लोग खंगाल लेते हैं, फिर हम चीज़ों को समझते हैं। तो 350 जो है वो आपके कला विलास में है। कला विलास किसकी है? क्षेमेंद्र की। 86 कहाँ है? ललित विस्तार में, ठीक है। और 72 किस में है? प्रबंध कोश में, जो कि आपका क्वेश्चन भी पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंध कोश 72। और जो 64 हैं कामसूत्रा में। और भी कई कलाएं हैं जिनमें हैं, और भी कई ग्रंथ हैं जिनमें है, बट जो मेनली पूछा गया है अभी तक, जो ज़्यादा पूछा जाता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कामसूत्र ये किसकी है? वात्स्यायन की, ठीक है। इसी का टीका किया था यशोधर पंडित ने, किस नाम से? जय मंगला के नाम से, ठीक है, 11वीं शताब्दी में। आ जाते हैं नेक्स्ट। 64 कलाओं से संबंधित ग्रंथ है, तो कौन सा है? कादंबरी, अग्निपुराण, यजुर्वेद, कामसूत्र, शुक नीतिसार, या इनमें से सभी? तो आपके जो 64 कलाओं का जो वर्णन है वो इन सारे ही ग्रंथों में किया गया है। कादंबरी में भी किया गया, बाणभट्ट की है, ठीक है।
ये बाणभट्ट की है, अग्नि पुराण में भी है, यजुर्वेद में भी है, कामसूत और शुक्र नीति सार में भी 64 कलाओं का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे के सारे सही। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इकेबाना कहाँ से संबंधित है? पहली बात तो इकेबाना का मतलब क्या होता है? पुष्प संयोजन। ठीक है, इकेबाना का मतलब हम लोग समझ गए, पुष्प, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, पुष्प संयोजन। ठीक है, अब ये कहाँ से संबंधित है? जापान से संबंधित है, या प्राचीन रोम से संबंधित है, स्विट्जरलैंड से संबंधित है, या सीरिया से? तो ये जो संबंधित है वो जापान से संबंधित होगी। इकेबाना जापान से संबंधित है, जिसका अर्थ है पुष्प संयोजन। और प्राचीन रोम से है आपकी इंस्ट्रक्शन कला। इंस्ट्रक्शन कला जो है वो रोम से संबंधित है, रोम से इंस्ट्रक्शन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए है 776 बीसी में, दूसरा ऑप्शन है 628 बीसी में, तीसरा ऑप्शन है 325 बीसी में, या चौथा ऑप्शन है 483 बीसी में। तो यूनान में ओलंपिक खेलों का जो आरंभ हुआ था वो 776 बीसी में हुआ था। क्लियर है? 776 बीसी में। अब ये और भी ऑप्शन दिए हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 483 में जो है आपकी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। 628 बीसी लिखा हुआ, अगर यहाँ पे एडी लिखा होता तो दो गुफाएं थी जिनका एंड का टाइम पीरियड रहा है, अजंता का और बाघ का। 628 एडी। ठीक है, अंतिम जो टाइम था उनका यही था। और जो 325 है वो आपके मौर्य डायनेस्टी का टाइम है, मौर्य काल का। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी कृति माइकल एंजेलो की नहीं है? पहली बात हम ये समझ लेते हैं माइकल एंजेलो हैं कौन। यूरोपीय कलाकार हैं, मतलब वेस्टर्न आर्ट के कलाकार हैं, यूरोपीय कला के। ठीक है, इटली के कलाकार हैं, हाई रेनेसा के। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था 1475 में और निधन हुआ 1564 में। क्लियर है? अब आ जाते हैं, ये आप समझ गए कि हाई रेनेसा टाइम के। हाई रेनेसा में दो और कलाकार थे जो काफ़ी प्रसिद्ध थे इटली के, एक विंची थे और एक राफेल थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। 12 संतों की प्रतिमा बिल्कुल है, पवित्र परिवार जिसे होली फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, होली फैमिली जो है ये आपके माइकल एंजेलो का भी है और भारत में नित्यानंद महापात्रा का भी है, नित्यानंद महापात्रा। ठीक है, सेंट पीटर की सली लिखा है, इसमें सूली होगा। ठीक है, तो सेंट पीटर की सूली ये भी सही है। आदम और हव्वा का स्वर्ग से पतन ये भी सही है। तो जो नहीं होगा वो है संगीत सभा। तो ये है किसकी? तो ये है जॉर्जियन की। और जॉर्जियन है कौन? ये भी हाई रेनेसा के कलाकार हैं, बट ये वेनिस के हैं। ठीक है, देखो आप लोग जो राइटिंग है वो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर कुछ नोट डाउन भी करना है तो उसी अनुसार करिएगा। और जो भी आपको दिक्कत हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में एक बारी बोल दीजिएगा, तो मैं उसको रिकरेक्ट करके या जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कौन सा राफेल का चित्र नहीं है? ठीक है, द मैरिज ऑफ वर्जिन, ईशा का अंतिम भोज, मैडोना व शिशु, ईशा का दिव्य शरीर धारण करना, या सिस्टाइन मैडोना। तो आई थिंक जिसने भी पढ़ा है राफेल के बारे में, तो पहले हम उस चीज़ को ये भी समझ लेते हैं कि वो कहाँ के हैं। ठीक है, तो ये भी हाई रेनेसा के हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया भी है
ये हाई रेनेसा इटली के कलाकार हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 1483 में हुआ था, ठीक है। द मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र कौन सा नहीं पूछा गया, द मैरिज ऑफ वर्जिन है इनका चित्र है, बिल्कुल है। ईशा का अंतिम भोज इसको भी छोड़ देते हैं। वैसे मैडोना व शिशु ये भी है, ईशा का दिव्य शरीर धारण करना ये भी है। आपने इसका दूसरा नाम भी सुना होगा, ट्रांसफिगरेशन, ठीक है, ट्रांसफिगरेशन। और सिस्टाइन मैडोना ये भी है, ठीक है। तो जो नहीं है वो है ईशा का अंतिम भोज, जिसे लास्ट सफर भी बोलते हैं। ये किसका है, विंची का, लियोनार्डो दा विंची, जिनकी मोनालिसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रागैतिहासिक काल का संसार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है अल्टामीरा, ऑप्शन बी है कोगुल, नेक्स्ट ऑप्शन है लास्को, और चौथा ऑप्शन है भीमबेटका। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये हैं कहाँ कहाँ की गुफाएं, ठीक है। तो जो भीमबेटका है ये भारतीय प्रागैतिहासिक की क्षेत्र है, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक क्षेत्र है एमपी का, जो कि रायसेन जिले में है, ठीक है। इसकी खोज 1958 में वीएस वाकड़कर, ठीक है, वीएस वाकड़कर, जिसे 2003 में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल किया, ठीक है। शिकार नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। और मैं ये जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ टोटल 600 गुफाएं पाई गई हैं, ठीक है, लेकिन 275 में ही चित्र मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें बता देता हूँ मैं भीमबेटका के बारे में। यहाँ 2 स्तर के चित्र पाए गए हैं, 2 स्तर के चित्र पाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो कृपाल सिंह शेखावत ने तैयार की थी, ठीक है। राजस्थान के कलाकार हैं, ब्लू पॉटरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। आगे आ जाते हैं, ये जो है मध्य पाषाण काल की गुफा है, मध्य पाषाण काल की, जिसका टाइम पीरियड लगभग 30,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी का है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरी गुफा पे, लास्को। लास्को आपकी यूरोपीय प्रागैतिहासिक की है, ठीक है, यूरोपीय प्री हिस्टोरिक की। इसकी खोज 1940 में मार्शल रेविडेट, ठीक है। 1940 से हम और भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे के लक्ष्मण गौड़ का जन्म, ठीक है, विकास भट्टाचार्य का जन्म, ठीक है। दूसरी चीज़ लास्को, ठीक है। लास्को गुफा आपकी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी फ्रांस में, क्लियर है। यहाँ से आपको घायल भैंसा, तैरते हुए हिरन, ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें पाई गई हैं, वो मैंने आपको बताई। अगला आ जाते हैं, बाकी के दोनों भी ऑप्शन देख लेते हैं। कोगुल गुफा ये कहाँ की है? तो ये है आपके उत्तरी स्पेन की। यहाँ से एक बहुत फेमस चित्र मिलता है नर्तकी समूह का, इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अल्टामीरा पे आ जाते हैं, इसकी खोज मारिया सातुओला, (1879) में, ठीक है, 1879 में की थी। बेसिकली यहाँ जो है लगभग 150 चित्र पाए गए, सॉरी, यहाँ लगभग 150 चित्र पाए गए हैं, और ये लगभग 300 गज में है गुफा, ठीक है। यहाँ से चार्जिंग बाइसन,
और इसको हिंदी में बोलते हैं आक्रामक महेश। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, इस 1879 में खोज किसकी हुई? अल्टामीरा की। क्लियर है। और इसी के जस्ट 100 साल बाद, इसी के 100 साल बाद 1979 में यूनेस्को ने लास्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है, तो ये आपको याद करने के लिए इजी बना रहेगा। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले सॉरी, मैंने शायद इसका आंसर नहीं बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा संसार का केंद्र जो है वो है आपका भीमबेटका। सबसे विशाल केंद्र या बड़ा केंद्र भीमबेटका हो जाएगा। प्राचीन पूछता तो हम अल्टामीरा पे जाते। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? मानवा आकृतियां घोड़े तथा हाथी पर सवार तीरों, धनुषों, भालों से युक्त कहां पर चित्रित किया गया है? मानव आकृतियां घोड़े तथा हाथी पर सवार तीरों, धनुषों और भालों से युक्त कहां पर चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन ए है पहाड़गढ़, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है होशंगाबाद, ऑप्शन डी है बेल्लारी। पहली बात तो ये समझ लेते हैं ये कौन से क्षेत्र हैं। तो ये भारतीय प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र हैं। ठीक है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहाड़गढ़। ठीक है, पहाड़गढ़ कहाँ का क्षेत्र है? तो ये एमपी का क्षेत्र है, जिसकी खोज डीपीएस द्वारिकेश, ठीक है, कहाँ पे है? आशान नदी के किनारे। ओके, भीमबेटका के बारे में मैंने आपको सफिशिएंट डिटेल बताई दी है। अब रहा होशंगाबाद, ये भी आपका मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है। ठीक है, नर्मदा नदी तट पर है। ठीक है, पंचमढ़ी से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, 40 से 45 किलोमीटर की। कहीं कहीं मतलब इसको और भी डिस्टेंस बता दी जाती, बट जो ऑथेंटिकेट है जो मेरे अनुसार वो 40 से 45 किलोमीटर के लगभग में आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर क्षेपांकन पद्धति के भी चित्र मिले, स्टेंसिल। ठीक है, 6 स्तर के चित्र मिले हैं। कितने स्तर के? 6 स्तर के। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और जो एडिशनल चीज़ें वो मैं अलग से बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसकी जो खोज है 1922 में, 1922 का वही टाइम है जब आपके मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, उत्खनन भी करवाया था उन्होंने। तो 1922 में इसको किसने खोजा है? मनोरंजन घोष। क्लियर है, 1922 में मनोरंजन घोष ने खोजा था। और यहाँ पर सर्वाधिक हाथी के चित्र पाए गए हैं। जैसे आपने भीमबेटका में पढ़ा था शिकार नृत्य के चित्र, तो यहाँ सर्वाधिक हाथी के चित्र हैं। क्लियर है, इसके अलावा और भी डिटेल है तो वो मैं आपको टाइम पर पढ़ा दूंगा। जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो मैं कुछ एडिशनल चीज़ें और भी बता दिया करूंगा, या और कुछ अगर आपको सेपरेट टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, तो मैं सेपरेट उसका एक वीडियो भी बना दूंगा, ताकि वो चीज़ें मैं और अच्छे इन डेप्थ आपको समझा दूं, ताकि उसमें आपको कोई डाउट ना रहे। क्लियर है। अगला जो क्षेत्र है बेल्लारी, आई एम सो सॉरी, अगला जो क्षेत्र है बेल्लारी। बेल्लारी के बारे में कैसे समझ सकते हैं हम? बेल्लारी भी हमारा ये भारतीय प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र है। ये बेल्लारी है कहाँ पर? तो ये आपका है कर्नाटका में। ठीक है, इसकी खोज 1892
एफ फासेट ने की थी। किसने की थी? एफ फासेट ने। ओके, यहां 6 कोणों का सितारा भी मिला है, 6 कोणों का सितारा। जादू टोना के भी 7-6 यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका पहाड़गढ़ है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देते रहिएगा कि जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ वो कौन सा है, क्या है, क्योंकि उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ों आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों में ध्यान ना दें। तो उन दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान देना है, जो कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं वो भी और ये चीज़ें भी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्पेन की कोगुल गुफा को किसके समान माना गया है? स्पेन की कोगुल गुफा को किसके समान माना गया है? तो पंचमढ़ी के समान माना गया है, करियाकुंड के समान माना गया है, बेल्लारी की या मिर्ज़ापुर के? तो यहाँ पर देखो, मेनली तो हम याद करते हैं बेल्लारी के लिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल बताई कि 1892 में इसकी खोज हुई थी, एफ फासेट ने की थी कर्नाटका में। बट मिर्ज़ापुर भी को भी कोगुल के समान ही माना जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाते तो बेल्लारी को प्रेफरेंस देंगे, बट दोनों ही गुफाएं कोगुल के समान हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल हम बाकी के ऑप्शंस पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही गुफाएं हैं समान। ठीक है, वैसे बेल्लारी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहाँ पे 2 गुफाएं, बाकी के जो 3 क्षेत्र हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बेल्लारी के बारे में डिस्कस कर लिया था। पंचमढ़ी, ये भी हमारा भारतीय प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र है। पंचमढ़ी की जो खोज है 1932 में जी.आर. हंटर, ठीक है, की थी। और 1936 में यहाँ के चित्रों को प्रदर्शित किया है किसने? डी.एच. गार्डन ने। डी.एच. गार्डन ने यहाँ के चित्रों को प्रदर्शित किया है। और ये है कहाँ का क्षेत्र? एमपी। और ये ये एमपी का क्षेत्र है। और यहाँ से लगभग 3 स्तर के चित्र पाए गए हैं। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो तख्तीनुमा, डमरूनुमा, एक आपके असंतुलित, और तीसरा जो है वो है सामाजिक। ठीक है, ये आपका भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहाँ पर है? महादेव पहाड़ी पर। ठीक है, और ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो आई थिंक पंचमढ़ी के लिए इतनी जानकारी सफिशिएंट है। अगला ऑप्शन आ जाते हैं करियाकुंड। बेसिकली ये करियाकुंड जो है वो बांदा का क्षेत्र है। ठीक है, बांदा का क्षेत्र है। बांदा में और भी क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे मानिकपुर भी है, ठीक है, सरहट भी है। ठीक, अब बांदा की जो खोज है 1907, ठीक है, 1907 के टाइम पे खोज की गई थी। किसने की थी? C.A. सिल्वरराड ने। 1907 से हम और भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। 1907 से हम सुधीर रंजन खासगीर का जन्म भी देख सकते हैं, जो कि बंगाल शैली के कलाकार थे। 1907 से आप कनु देसाई का जन्म भी देख सकते हो। 1907 से आप सैलोज मुखर्जी का जन्म भी देख सकते हो। और 1907 से एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एशिया ओरिएंटल आर्ट जो स्कूल था, जो बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ था वो, ठीक है, ओरिएंटल आर्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक है, तो बेसिकली वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक। तो 1907 में सिल्वरराड ने, C.A. सिल्वरराड ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे जो 3 क्षेत्र और थे करियाकुंड के अलावा, मानीपुर, सरहट, ये भी मैंने बता दिया। अब बेल्लारी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में बता ही दिया है। अब ये है मिर्ज़ापुर। सर्वप्रथम जो है मिर्ज़ापुर को ही खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1880 में कार्लाइल व काकबर्न के द्वारा। ठीक है, और काकबर्न ने ये खोजा तो 1880 में किया, लेकिन 1883 में काकबर्न महोदय ने एक लेख प्रकाशित किया चित्र के साथ। ठीक है, तो यहाँ का प्रथम चित्र जो शोकेस किया गया वो था घोड़मंगर का
घोड़मंगर का गेंडे का आखेट, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, गेंडे का आखेट। और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे गेंडे का आखेट, इसके अलावा यहाँ से यहाँ की जो गुफाएं हैं और लिखुनिया है, ठीक है, जहाँ से शिकार नृत्य पाए जाते हैं, सॉरी नृत्य वादन के चित्र पाए जाते हैं। शिकार नृत्य तो आपके भीमबेटका से हो गए, नृत्य के सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं वो लिखुनिया से पाए जाते हैं। उसके अलावा महडरिया, भंडारिया, ठीक है, फिर सोहरो घाट, सुरहो घाट, कांडाकोट, विंडहम, ठीक है, लोहरी, हरनियरन। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये जो 1883 में लेख प्रकाशित किया था चित्र के साथ कॉकबर्न ने, वो किसमें प्रकाशित किया था? जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल बता दी है। ठीक है, अगला आ जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लास्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में प्राप्त हुई हैं, सिंघनपुर में प्राप्त हुई हैं, मंदसौर में या भीमबेटका में? तो मिर्ज़ापुर में आपकी 100 से 100+ पाई गई हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। सिंघनपुर यहाँ पर 50 पाई गई हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, मंदसौर ये एमपी का है, मोरी नामक स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ से लगभग 30 गुफाएं पाई गई हैं। भीमबेटका के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ 600 टोटल थी, लेकिन 275 में ही चित्र पाए गए, लेकिन कुल 600 गुफाएं प्राप्त हुई थी। देखिए, मैंने मिर्ज़ापुर के आपको बारे में बता ही दिया, भीमबेटका के बारे में बता ही दिया, मंदसौर के जो थोड़ी सी डिटेल थी, मोरी नामक स्थान पर है, 30 गुफाएं, इतना सफिशियंट है। सिंघनपुर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ। सिंघनपुर क्षेत्र कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। ठीक है, और 1910 में किसने की थी? तो W. एंडरसन ने। ठीक है, उसके अलावा इसकी खोज दोबारा से, इसका जो क्षेत्र पे जो खोज हुई वो हुई 1913 में अमरनाथ दत्त के द्वारा, और 1917 में वापस से हुई पर्सी ब्राउन के द्वारा। ठीक है, 1910 को हम और भी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कमल कृष्ण का जन्म, कमल कृष्ण साहब हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1917 से आप धनराज भगत का देख सकते हो। ठीक है, सो ये आपके आज के कुल 25 क्वेश्चन रहे, और इसका जो राइट आंसर था मंदसौर। कुल 25 क्वेश्चन रहे। आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर कुछ इसमें आप और डेवलपमेंट चाह रहे हो या किसी और तरीके के क्वेश्चन चाह रहे हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम और किन चीज़ों पे काम करें जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। फिलहाल हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी कला के एग्ज़ाम होते हैं, आर्ट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, यूपी टीजीटी पीजीटी, आपकी DSSB, यूजीसी के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये यहीं से चीज़ें डेवलप की जाती हैं, और जितनी मैंने डिटेल बता दी है आई थिंक ये काफ़ी सफिशिएंट है। फिर भी अगर इसके अंदर की हम और डिटेल जानना चाहेंगे आप लोग कोई भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे सकें और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।